नमस्कार। मैं हाजिर हूँ, 6 बज गया है वादे के मुताबिक। बहुत इंतजार कराया मैंने आप लोगों को, मुझे मालूम है, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है, अच्छा होता है। तो आज आज के इस कार्यक्रम में हमारी गेस्ट हैं उर्मिला माधव जी। तो जैसा कि हमने इनवाइट में लिखा था कि एक जुझारू सिलसिला मझधारों के पार, उर्मिला। तो उर्मिला जी एक बहुत जुझारू महिला हैं। ये बेहतरीन शायरा हैं, बहुत अच्छा तबला बजाती हैं, और इस सबसे अलग और इस सबसे ज्यादा जो बात इम्पोर्टेंट है, ये बहुत मुखलिस शख्सियत है, बहुत सहज, कोई बनावट नहीं है इनमें। तो अभी आएंगी तो आप खुद देख लीजिएगा कि कितनी सहज और सरल हैं उर्मिला जी। तो मैं उर्मिला जी आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप आए और हमको ज्वाइन करें। नमस्ते। नमस्कार, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी मोहब्बत का। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे याद किया, मुझे इस काबिल समझा, अपने प्यार के काबिल समझा। अरे आप और हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। इंसान एक्चुअली प्यार होता नहीं, वो कमाया जाता है। हम किसी से क्या ले सकते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, और उसी प्यार कुछ दे पाते हैं, कुछ लोग छोटे के हो जाते हैं, और वो दिल आपका बड़ा है, तो इसलिए अरे आप नहीं, प्यार हमारा करते दिल बड़ा नहीं है, आपकी है ही। शख्सियत ऐसी है जिसको आना चाहिए सबके सामने, और लोगों को आपसे प्रेरणा ले, इसलिए ये कोशिश है हमारी कि आपकी बिल्कुल, शख्सियत बहुत को शुक्रिया। सब लोग देखें जी। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू उर्मिला। चलिए हम लोग शुरुआत ये करते हैं कि आपके गजल है कि खुश्क आंखों में जब नमी न रहे, जिंदगी जी जिंदगी न रहे, ये सुनाए आप। अच्छा, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल। जी तो मैं हाजिर करती हूँ कि जी। खुश्क आंखों में जब नमी न रही। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है आवाज। खुश्क आंखों में जब नमी न रही, जिंदगी फिर ये जिंदगी न रही। वाह। जिंदगी फिर ये जिंदगी न रही, जब बड़े हादसों की जद में रहे। जब बड़े हादसों की जद में रहे, जब्त की फिर कहीं कमी न रही। वाह, जब्त की फिर कहीं कमी। बहुत शुक्रिया। और ये शेर समाप्त फरमाए कि हमको तन्हाई ने संभाला बहुत। हमको हमको तन्हाई तन्हा ने संभाला बहुत। संभाला बहुत। हमको तन्हाई ने संभाला बहुत, तीरगी तुझसे बरहमी न रही। वाह, क्या तीरगी बात। तुझसे बरहमी न रही। बहुत शुक्रिया। और इसका ये आखिरी शेर है कि खिड़कियां धुल गईं जो बारिश में। खिड़कियां धुल गईं जो बारिश में, गर्द फिर देर तक जमी न रही। गर्द वाह, फिर देर तक जमी न एक रही, जिंदगी फिर ये जिंदगी न रही। क्या बहुत बात बहुत है। शुक्रिया। अच्छा, ये आप लिखती हैं उर्मिला माधव, तो ये माधव क्या तखल्लुस है आपका? नहीं, एक्चुअली मैं मायके से उपाध्याय हूँ, उर्मिला उपाध्याय, और ब्राह्मण परिवार से हूँ। और मैंने चूंकि लव मैरिज की थी, तो जिनसे शादी की उनका जो परिवार था वो भूमिहार ब्राह्मण है। और अच्छा। और वो लोग नारायण डायनेस्टी से हैं, नारायण सिंह डायनेस्टी, जो जी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और लखनऊ के नवाब ने उन लोगों को बख्शी थी। उसके तहत ये लोग नारायण सिंह लगाते थे, और हम लोगों के यहाँ पर राजपूत लोग लगाते हैं। तो मैंने कहा मैं नारायण सिंह नहीं लगाऊंगी, लोग समझेंगे कि मैंने राजपूत में शादी करी है। तो वो हंसने लगे, वो बोले तो तुम शर्मा लगा लो। मैंने कि शर्मा तो हमारे यहाँ कोई भी लगा देता है। तो हमने कहा हम आपका नाम लगा देते हैं। मेरे हस्बैंड का नाम माधव नारायण सिंह, तो मैंने जी। उनका नाम ही लगा लिया, उर्मिला माधव, और वो मुझे अच्छा भी लगता है। तो आपको मतलब ब्राह्मण होने पे बहुत नाज है। बेशक। अच्छी बात है। आपको नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। तो ये किसी बताइए और के कि
देखिए किसी और के कुछ होने पर हमें कोई गुरेज नहीं है, उनकी भी इज्जत और बहुत सारा सम्मान है हमारे मन में, लेकिन हमें अपने ब्राह्मण होने पर जरूर नाज है, उसमें अच्छी कोई बात है। वो नहीं है अब जी। बिल्कुल हम जो हैं हमें वो होने पे नाज होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, बस वही बात है। तो तो उसको दर जी जी बोलिए। माधव साहब से मुलाकात कहाँ हुई आपकी, इश्क कब आपको हुआ हमसे? एक्चुअली जी। मैं जिन दिनों हमारे यहाँ आगरा में एक ऑफिस हुआ करता था, तो वो लोग आर्टिस्ट की मांग करता था, लेकिन मैं तो म्यूजिशियन थी, तो मैं ये सोच करके कि म्यूजिक का शायद कोई सिलसिला होता होगा तो देखेंगे। वहां गए तो वो बोले कि मॉडलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और मेरी दीदी तो मुंबई में रहती थी, तो उनका ग्रुप मुंबई जाता था, तो उनके साथ मैं भी चली गई। हमने कहा चलो दीदी से बहाने से मिल लेंगे। तो जब वहां गए तो वो ग्रुप में ही उन्होंने ठहराया कि नहीं यार, सारे सारे कैंडिडेट हमारे इसके यूनिट के लोग हैं, आपको यहीं रहना होगा। हमने कहा ठीक है, यहीं रह जाते हैं। तो जब वहां रह गए तो उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया हुआ था नए चेहरों को देखने के लिए, उनमें हमारे हस्बैंड भी आए थे। अच्छा। और हाँ, लेकिन मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मतलब उन दिनों मैं फ्रॉक पहनती थी। और अच्छा, क्या उम्र मैं कितनी थी आपकी उस वक्त? उम्र 17-18? हाँ हाँ, ऐसा ही 16-17 कुछ रही रही है, यही रही होगी हाँ जी जी। तो फिर ये उस वक्त आए तो मेरा तो उन पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये उन दिनों क्लीन शेव रहते थे और मुझे वो नहीं समझ में आए थे। उनको मैं कहीं अच्छी लगी होंगी, ये मैंने बाद में जाना, मुझे नहीं मालूम था। खैर इंटरव्यू मुझी को लेना था और मैंने लिया, तो उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा संजीदा इंसान थे और हंसते भी कम थे, तो वो बोले कि ये सब काम तो बच्चों का नहीं होता है। हमने कहा तो बच्चा कौन है? कि बोले आप तो बच्चा ही हैं। हमने कहा मैं बच्चा लग रही हूँ आपको? बोले बिल्कुल, ये फ्रॉक तो बच्चे ही पहनते हैं। हमने कहा ड्रेस तो कोई भी हो सकती है, ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी उम्र तो जो है, बोले कितनी उम्र है आपकी? 40 साल है। हमने कहा 40 साल का आदमी ही इंटरव्यू लेता है? बोले बिल्कुल, कोई एक अनुभव तो होना चाहिए, क्या तजुर्बा है? हमने कहा इतने सालों का तो है जितने बड़े हैं, उतना तजुर्बा तो हमको जरूर है। बोले कि मतलब लाजवाब नहीं होती हैं आप। मैंने कि क्यों हो, जो आप सवाल पूछ रहे हैं और हम आपसे अपने अपने जितने भी अपने मौजू के जो जो सब्जेक्ट हैं, वो तो हम आप जो अपने मौजू के जो सवालात हैं वो तो कर ही रहे हैं सही, तो फिर इसमें खामी कहाँ है बताइए। बोले खैर तो चलिए, अच्छा थोड़ी बड़ी हो जाइए। हमने कहा बड़े तो तो आप आप, नहीं कहेंगे तो भी हो जाएंगे। तो वो कहाँ आपके कॉन्फिडेंस पे रीझ गए, कैसे, किस बात पे, मतलब आपको वो? हाँ वहाँ वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें मैं उस वक्त अच्छी लगी, ये बाद में उन्होंने मुझे बताया। मेरे तो ध्यान भी नहीं गया और मैंने ध्यान रखा भी नहीं। बहुत सारे जी। लोग आए थे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा ये आगरा में आए, तो अच्छा। उस वक्त ये दाढ़ी वगैरह रखे हुए, तो उस वक्त उनकी बहुत ग्रैंड तब आप, पर्सनैलिटी हमको लगी जी। अच्छा। तब मुझे अच्छे लगे। तो मैंने हमारे बगल में जो बैठे थे, मैंने कि ये कौन है? बोले कि ये वही बिहार वाला लड़का है। मैंने तो बड़ा खूबसूरत है, हमें तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा था। बोले तो क्या फिदा हो गई? मैंने कि हाँ, अगर आपको ये लफ्ज अच्छा लगता है तो कह सकते हैं आप, मुझे अच्छा लगा ये बहुत। उसके बाद फिर मेरा भी ध्यान गया फिर, लेकिन मैं ज्यादा अपनी तरफ से, क्योंकि आप जानती हैं कि हम लोगों के परिवार में बहुत ज्यादा पाबंदियां होती हैं, हम जी। लोग बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपनी सीमाएं, क्योंकि फादर नहीं थे, घर की स्थितियों को देख के चलना होता था। किसी लड़के से बात कर लेना घर वाले जो है आबरू चले जाने के बराबर समझते थे, तो नहीं कर पाते थे, तो इसलिए अपने घर चले आए। एक बार क्या हुआ कि हम एक स्कूल में पढ़ाते थे और उस ऑफिस में भी जाते थे, तो उस घर के लिए माँ ने रिक्शा ठीक कर रखा था कि जिसके एक तो मतलब चौकसी भी रहे और रोज रोज ये भटकना ना पड़े। तो एक दिन किसी लड़के ने, यूपी में आप जानती होंगी कि लोग लड़के वगैरह लड़कियों पे आवाजें मत फेंकते हैं, वहां मैंने ये चलन देखा, बिहार में नहीं है ये। बिहार में अगर आवाज फेंक देंगे तो वो गोली मार देंगे ही नहीं, बाकी वो एक सेकंड की देर नहीं लगाते हैं। तो मैं जा रही थी रिक्शे में, तो एक लड़का साइकिल से मेरे ऐसे कंधे पर हाथ रखता हुआ चला गया। तो मैंने अपने रिक्शे वाले से कहा कि तू चल, जल्दी पकड़ इसको। बोला कि अरे बहन जी रहने दो। मैंने कि तू जा रहा है या मैं जाऊं? तो वो जानता था कि उतर के कूद जाएंगे।
और जब वो ले गया तो मैंने उसको कॉलर पकड़ के खींचा और खूब मारा। मैंने कि तूने मुझे यहाँ पर छुआ, मेरा गंदा कर दिया सब। उसके बाद इतना भीड़ लग गई और लोग मारने लगे, तो मुझे ही बचाना पड़ा उसको। वो बोले कि हमने तुमको जब मारते हुए देखा तब हमको बड़ी खुशी हुई कि ये लड़की बिहार के लिए ठीक है, ये हमको बोले। बहुत ये उल्टी ही बात, मतलब लोग बड़ी सभ्यता और नम्रता, मैंने बोले नम्रता सभ्यता है तुम्हारे पास, लेकिन वक्त पर तुम बोल्ड भी हो, इसकी खुशी है। बोलो ये हमको बहुत पसंद है। तो फिर आप लोगों में, हाँ, फिर उनको वो हमसे, हमने शादी वादी तक जाएगी बात, तो हम सोचते भी नहीं थे। लेकिन अच्छा, एक रोज वो ये बोले कि हम शादी करेंगे। मैंने कि ना तो कोई आपकी उम्र है और ना कोई मेरी उम्र है। अच्छा, क्योंकि वो कोई शादी के फेवर में थे ही बहुत ज्यादा नहीं, तो फिर भी जब हमको देख, उनको ये लगता था कि ये तो ब्राह्मण की बेटी है और जल्दी ही इसकी शादी हो सकती है कम उम्र में भी, तो ये जरूरी है कि हम इससे बात कर लें शादी। बोले हम आपको बिहार लेके आएंगे, लेके जाएंगे। हमने कहा आप अपनी बहन की शादी कीजिए तो हम उसको आएंगे। तो बोले नहीं, हम तो उससे पहले ले जाएंगे। तो हमने कि वो तो पागल ही होगा जो बिहार जाएगा, क्यों जाएगा। देखिए ये तो वक्त बताएगा। वो बहुत ज्यादा बोलते ही नहीं थे, हम उनसे दुगना बोलते हैं, वो बिल्कुल बहुत कम बोलते थे। तो हम उसके बाद में अचानक ही ये बोले कि हमारे पिताजी आए हैं तो तुमसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा तो आपके पिताजी हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। बोले हम मिलवाना चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो जहाँ रुके हुए थे हम चले गए। तो बाबूजी हमारे ससुर जो है बहुत दबंग आदमी, और वो आज भी बिना माइक के बोले तो 1-1.5 किलोमीटर आवाज जाती है। तो वो हम देख के उनको डर गए। तो वो बोले कि अरे भाई डरिए मत, तो यही लड़की है, इनसे पूछा। मैंने कहा यही लड़की है मतलब। तो बोले कि हमारा बेटा आपसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा लेकिन मैं तो नहीं करना चाहती हूँ। बोले क्यों, वो खराब है क्या। मैंने कहा वो खराब नहीं है, लेकिन मैं एक्चुअली आई एम मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। बोले अच्छा तो आप अंग्रेजी बोलती हैं। मैंने की सभी चीज बोलते हैं जरूरत पर, लेकिन आपसे बोले और आपको खराब लगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कि नहीं, अब ये बच्चा तो कह रहा है तो करना ही होगा। हमने कि ये तो जबरदस्ती, ये तो नहीं होगा। बोले हम लोग बिहार से हैं, तो मैंने बिहार में लोग दबंगई करते हैं, उठा के ले जाते हैं क्या, नहीं करेंगे। ससुर को जवाब दे दिया था हमने। तो बोले कि लड़की ये बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं कि तुम इससे शादी करो। तो खैर उन्होंने बहुत जब जिद करी और हम नहीं माने तो वो जहर खाने तक पर आमादा हो गए। तो हमने अच्छा, तो कहा कि इश्क तो आपने भी किया था, ऐसा तो था नहीं कि उन्हीं को इश्क एक तरफा तो होता नहीं है। नहीं होता तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली होता है ना कि जो लेडीज होती हैं उनके जज्बात बहुत जल्दी दिखते जी जागते नहीं। वो मेरा तो ऐसा ही मिजाज है कि मैं बहुत जल्दी किसी की बाबत नहीं सोचती हूँ। बहुत नॉर्मल ढंग से मिल लेती हूँ, बहुत सी स्नेह भरी बात भी कर दूंगी, लेकिन नहीं, वो मोहब्बत देखिए यहाँ तक आ गई थी कि उन्होंने अपने पिताजी को बुला लिया, तो कहीं से आपसे कुछ तो उनको मिला होगा ना, इतनी हिम्मत कर ली नहीं उन्होंने। नहीं, मैं बताती हूँ। उनका क्या था कि वो रिजिड टाइप के इंसान थे। उनको मैं अच्छी लगी, उन्होंने सोचा फैसला कर लिया, अपने पिता को बुला लिया, मेरे उसको सुना दिया और कह दिया कि हम करेंगे। तो बाद में वहां जाके पता चला कि ये जो कह देता है उसे करता है, रिजिड होता है। इसके लिए इसको जो गुजर जाना पड़ता है ये करता। तो मान गई, ये अच्छा हुआ। तो हमने कहा ये कुछ भी करते। बोले नहीं, कुछ भी कोई बंदूक गोली नहीं चलाता, लेकिन वो बहुत कोशिश करता, तुम्हारे घर जाता है, घर वालों को मनाता, सब करता है, लेकिन इसने तय कर लिया था ये करता जरूर। तो फिर मुझे लगा कि ये जब जहर वहर खाने की धमकी दे रहे हैं तो अब किसी का लड़का ऐसी कुछ हो जाए। मतलब बहुत जज्बा जो था वो नहीं जागा था, झूठ हम नहीं बोलेंगे। तो आपने तरस खा के शादी करी? नहीं, डर से कि कुछ हो नहीं जाए, हाँ, तो वही तो कह डर। रहे हैं, मतलब डर से की फिर? हाँ वो तो जो कह सकती हैं, वो समय तो डके की थी, लेकिन बाद में हमको महसूस हुआ कि शायद हमारे मन में भी कोई भावना थी हाँ, जरूर। हाँ, बिल्कुल, वरना ऐसे वो हम ये तभी कर तो हुआ। ये, ये तो हमने अच्छा, सोचा। जन्म आपका कहाँ हुआ अमला जी? एक्चुअली जन्म तो मेरा मुंबई में हुआ, लेकिन अच्छा। उसी वक्त मेरी मेरी मम्मा को उसी समय में, बिल्कुल छोटी सी थी, शायद बहुत कम दिन की रही होंगी, तो उनको आगरा जाना पड़ गया, क्योंकि हमारे
हमारे फादर की ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, तो उनका कुछ काम चलता रहता था और मम्मा की तबीयत भी अच्छी नहीं थी और मैं भी ठीक नहीं थी। तो वो हमारी जो नानी जी थी, उनका कोई बच्चा नहीं था मेरी मम्मा के अलावा, तो वो चाहती थी कि वो वहीं रहे। तो किसी तरह से हमारे साथ उनको लाया गया और बस तो वो जन्म कहीं समझ लें आप, तो आगरा में ही गए और जी। उसके बाद फिर अच्छा, वहीं तो रहे। ये आपकी मम्मी जो थी वो जी मतलब ये जो आपका आपकी गाने का जो आपको शौक हुआ और मतलब ये कला की तरफ जो आपका रुझान हुआ वो जी। मम्मी की तरफ से आया या अपने आप? नहीं देखिए, जो कला होती है दीप्ति जी, वो तो गॉड गिफ्टेड होती है किसी को भी। रुझान नहीं, वो तो है, हाँ लेकिन एक इंटरेस्ट होता है ना, मतलब वो माहौल मिले अगर तो पनप जाता है ना? हाँ हाँ हाँ, बस वही बात है कि वो है थी ना? तो गॉड गिफ्टेड। क्योंकि मेरी हाँ, मम्मा ये बताती थी कि जब तुम 3 साल की थी तब तुम दरवाजा खड़े होकर बजा लेती थी, तो वो रिदम से बजाती थी। तो अच्छा। बोली वो हम बहुत खुशी हुई कि इसको इतनी समझ है कि ये लय ठीक चल रही है और ये तीन हाँ, साल की लड़की है। तो हम्म, बोली अच्छा लगा हमको। और लेकिन हम देखते थे कि हमारी माँ बहुत सुरीला गाती थी, वो भजन गाती थी, सुबह उठती थी जब चाय हम्म, पानी वगैरह जब बनाती थी तो वो उसको गाते हुए काम को करती थी। अच्छा। हाँ, जैसे कोई शंकर जी का भजन उठा लिया कि सो में जटाधारी जी को कौन जगावे, सो में हम्म, लटधारी जी को कौन, और इतना सुरीला गाती थी कि हम सब बच्चे बिस्तर में जग के उनको चुपचाप सुनते रहते थे, इतना अच्छा गाती थी वो। तो ये लगा कि ये इतना अच्छा लिखती गाती भी हैं, हमें थी, भी यहाँ। लिखती भी थी वो? हाँ, वो लिखती भी थी। ये वो एक पेंसिल और कॉपी उनका रखा रहता था, जब कभी हम्म, भी मन आता था तो कभी बहुत, क्योंकि फादर नहीं रहे थे तो वो बहुत रो रो के भी लिखती थी, लिखते लिखते रो के सो जाती थी, और कभी कभी नॉर्मली भी, लेकिन वो फिर भी मतलब लिखती थी। और वो भजन ज्यादा लिखे उन्होंने। हालांकि वो उर्दू बहुत अच्छी जानती थी, लिखना पढ़ना सब, लेकिन वो भजन हमारे यहाँ शंकर जी की ही पूजा होती है, तो जी। वो शंकर जी के ही भजन लिखती थी। लिखे उन्होंने कृष्ण के भी लिखे हैं, पहले कृष्ण को मानती थी, फिर हाँ, किसी ने समझाया कि कृष्ण जो है ये वो वैराग्य दिलाते हैं, इसलिए कृष्ण की उपासना नहीं करो, कृष्ण की करो तो राधा के साथ करो। बोली अब इतना झमेला कौन पालेगा। हम्म, तो बोले कि तो फिर बोले आप भोले बाबा की करेंगे कि उन्हें भी पार्वती के साथ याद कीजिए, नहीं वो जोग दिला देंगे। हाँ, बोले वो अब तो तो है। जोग हैं, जोगी, हाँ जोगी ही ले लेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जी। शंकर जी से मेरी भी अपार श्रद्धा है। जब तो आपकी किसी तक पढ़ाई फिर उसमें, कहाँ हुई? पढ़ाई पढ़ाई आपकी? मेरी टुकड़ों में टुकड़ों में, जी। जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर दीदी ले गई छोटी सी कोई, तो वो वहीं मुंबई में एडमिशन दिला दिया। हाँ। तो हाँ, वहाँ पढ़ लिए। उसके बाद वहाँ पर पहले अपर केजी लोअर केजी नहीं होते थे, हम्म, नर्सरी और केजी हम्म, ऐसे पास। फिर स्टैंडर्ड 1 में जब आए तो फिर आ गए यहाँ आगरा, तो स्टैंडर्ड 1 2 3 4, नहीं वो भी आगरा? वहीं पढ़ा, वो भी वहीं अच्छा, पढ़ा। आगरा में आपका ननिहाल है? मेरा आगरा में ननिहाल है, और हम लोग, हमारी दादी के घर वाले सब अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा, जी सब वही है। अच्छा, तो आप जी। कितनी बड़ी थी जब आपके फादर के नहीं रहे? 5 6 साल के रहे होंगे, बहुत छोटे थे, याद नहीं है उनका कुछ भी, उनका कोई ख्याल हमको नहीं है। तो आपको दादी का चेहरा उनका नहीं कुछ याद है, याद है? कुछ चेहरा नहीं? कुछ याद नहीं है, कुछ तो भी नहीं आप, याद है, कुछ भी नहीं। तो तो आपकी मम्मी तस्वीर, ने अकेले आप? हाँ, मैं, हमारी मम्मी ने, हम तीनों भाई बहन जो थे, हम लोग 5 भाई बहन हैं, 2 बहनें इतनी बड़ी हैं कि उन दोनों के बच्चे हमसे बड़े हैं, अच्छा। काफी बड़े हैं। और हम्म, फिर हम बहनें हैं, तो एक बहन है जो हमारे लगभग साथ ही मान सकते हैं, बड़ी तो है काफी वो भी, लेकिन वो भी एक ही, अब कहते हैं हम और आप एक ही हैं, तो इस तरह से हम्म। है। और तो उन, मतलब क्या पूछा था आपने, मैं भूल गई। हम पढ़ाई के बारे में ही पूछ रहे जी थे जी। कि आप तो वो, आगरा। हाँ, तो आगरा में ही हम एक्चुअली पढ़ते थे जी। पहले वहाँ। हाँ, वहाँ स्टैंडर्ड 4th वहीं किया,
नहीं, यहीं आ गए थे, तो स्टैंडर्ड थर्ड में थे, तो हमने बहुत अच्छा मतलब जंप की क्लास, जी। और हम स्टैंडर्ड थर्ड से सीधे फिफ्थ में आ गए, और रत्न मुनि जैन इंटर कॉलेज उसमें हम लोग पढ़ते थे। तो अच्छा। वहां पर जब हम पढ़ने लगे तो म्यूजिक ऑप्शन दिए गए। 5वीं क्लास तक तो कोई कुछ पूछता नहीं, सब एक ही जैसा रहता है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करते रहते थे हम, एनुअल फंक्शन और ये, और बड़ा शौक था कि सज वज के हम भी डांस करें। तब तक सीखा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सीखा हुआ था, लेकिन हम्म। कुदरत की देन अच्छी थी और अच्छा ही कर पाते थे, हम्म। तो वो अच्छा, करते तो रहे। आपका जो ये था रुझान, मतलब जो संगीत की तरफ आपका रुझान था, तो तबला आपने सीखना शुरू किया, तबले से कैसे आप जुड़े? तबला वादन एक, मतलब कि आप बचपन से तबला वादक बनना चाहती थी? नहीं, मैं बनना कुछ भी नहीं चाहती थी, मैं तबला पसंद करती थी, ठीक है अच्छा। ना, और मैं उसको बजाती भी थी। कोई कुछ करता था तो हाँ। मुझे सुनने में अच्छा लगता था, और जहाँ कहीं ढोलक उसकी आवाज आई तो दौड़ के चली जाती थी देखने, छोटी सी। तो हाँ, तो तो हाँ, रिदम रिदम आपको खींचता था। हाँ, हाँ, गायत्री जी प्रणाम, दिखाई दे रही है मुझे। हाँ जी, 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 हाँ। जी, रिदम मुझको खींचता था। तो उन्होंने मुझे जो है ये मेरा मन बहुत ज्यादा उसमें रमता था। तब मेरी माँ ने सोचा कि इसको अगर है शौक तो इसको सिखा देंगे, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब। हम्म। लेकिन वो बहुत ज्यादा डरती थी कि बच्चों को छोड़े, क्योंकि फादर रहे नहीं थे तो उनको डर लगता था। तो वो कहती थी कि अपने घर जाके करना जो करो। तो अच्छा। हालांकि इस पर मैंने एक बहुत बड़ी कविता लिखी है कि बचपन न जवानी पर धकेला ये कह के कि तुम्हें पराए घर जाना है, और अगर कुछ करते थे तो कहा जाता था कि अपने घर जाके करना। तो ये दोहरी मानसिकता समझ में नहीं आई कि अपना घर कौन सा है तो पराया घर कौन सा है, तो हमारा घर कौन सा है, फिर घर तो पता ही नहीं हमारा। यानी महिला का कोई घर नहीं होता, तो और उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, वो तो दूसरों की है, अगर वहां गई तो बहू हो गई, आई तो बेटी हो गई, वो खुद तो कुछ भी नहीं है। तो तो इस पर तबले मैंने में एक, आपने जो है तबले में आपने विशारद किया। जी, तबले से मैंने विशाल एक्चुअली प्रवीण का फर्स्ट ईयर किया है मैंने, जो एमए अच्छा। किस्म का होता है, लेकिन हाँ, वो हाँ। रह गया कई कारणों से, वो हालात क्या रहे वो तो याद नहीं है मुझे, लेकिन वो टूट गया, शायद शादी की वजह से छूटा। तो और बहुत छिन्न भिन्न से हालात रहते थे, घर के पिताजी नहीं थे, भैया थे, उनको भी कभी तबीयत खराब हो जाती थी तो उनका भी हम लोग ध्यान रखते थे। और तबले पर मेरी मम्मा को बहुत शौक था, तो उन्होंने अपने सीखने के लिए एक उस्ताद जी लगाए थे, और वो तबला मंगाया बम्बई से खरीद के। हाँ बम्बई की पुड़ी आज भी तबले पे अच्छी मानी जाती है। जी। तो हाँ, तो उन्होंने मंगाया वो, तो उसको जो हम टंगा हुआ देखते थे तो उनसे पूछते थे कि ये जो आप बजाती हैं ये आप हमें भी दे दीजिए। तो कहे नहीं, तुम तख्त बजाओ चुपचाप। तो हाँ। हमको बड़ा दुख हो जाता था कि तख्त हमें हमें मिलता कुछ नहीं सिवाय तख्त के, लेकिन हाँ। धुन के पक्के थे तो अपने छोटे से लगे रहते थे, उंगली उंगली ही से बजाते थे। और कभी कभी पैसे के सिक्के से टक हाँ। टक करके एक साइड से एक हाथ से ये डग्गा बचाते थे। और तो फिर तबला कभी हाथ कभी, कब आया आपके? तबला हाथ जी, कब आया? तबला तबला मेरे आपके हाथ हाथ कब कैसे लगा? जबरदस्ती ले लिया मैंने एक दिन। हम मम्मा नहीं थी तो मैंने कुर्सी रखी, उसके ऊपर चढ़ी और बड़ी बहन को बुलाया, मुझे पकड़ लो जल्दी से। तो उनको पकड़ा दिया, और उन्होंने कहा उतरे उतरे जल्दी चल बजा, और बस खोल दिया। तो फिर हमने उसमें देखा हथौड़ी हथौड़ी सब साज सज्जा रखी हुई थी, तो हम हाँ। बजाने लगे उसको। लेकिन तो उंगली रखना नहीं आता था। उंगली हाँ। रखने का भी एक नियम एक कानून होता है, उसके उसके हाँ। 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 जैसे जैसे एक सेकंड, तो उसका जो नियम कानून जो होते हैं उसके मुताबिक हमने सोचा कि ये अब हमें कौन सिखाएगा। तो हाँ। हमने अम्मा से पूछा कि आप बोलिए तुमने निकाला कैसे, मैंने की कुर्सी पे चढ़ के। बोली हम ये नहीं तो पूछ रहे सकती है। हैं। हम ये पूछ रहे हैं क्यों निकाला। हमने हाँ। कहा आप ही तो बजाती हैं, हम भी बजाएंगे। हाँ। बोले अच्छा चलो बजाओ। तो हमने कहा था अब हमको उंगली रखना बताइए। तो फिर उन्होंने उंगली रखना बताया, उन्होंने नियम बताया उसके कि ये उंगली चांटी पर पड़नी चाहिए, ये इस तरह से रहना चाहिए, और ये अंगूठा इससे सटा रहना चाहिए, बजाने हाँ। के समय भी नहीं हटना चाहिए।
मैंने जबकि बाद में देखा वो लोग बहुत दोष के साथ भी बजाते हैं, आदत के मुताबिक। तो लेकिन मेरा कभी नहीं फिर अलग हुआ, मेरा उसी तरह रहता है। आज भी बजाती तो अंगूठा सटा ही रहता है। तो हमने कहा इसमें तो इसे सटा लेंगे तो आवाज नहीं निकलेगी। तो पहले छोटी छोटी उंगली थी तो तड़ाक से मारते थे, आवाज अच्छी होती थी। तो माँ कहती थी चांटी तुम्हारी अच्छी बजती है। मैंने कि वो तख्त का नतीजा होगा। बोली हाँ हो सकता है। फिर उन्होंने बताया पहली बार कहरवा धागे नते नक दिन, माँ ने बताया, तो वही बजाती थी ना, उन्हीं ने बताया। हालांकि वो नहीं बजा पाई कभी। अच्छा, तो फिर आपने फिर आगे इसको सीखना शुरू किया। तो आपके हाँ नहीं, गुरु पहले कौन तो थे? पहले गुरु कौन थे मेरे आपके? एक्चुअली मैंने पहले सीखा बनारस घराना शांत प्रसाद गुदई महाराज। उनके एक शागिर्द आगरा में रहते थे, रमेश पारिक। हाँ, और तो उन रमेश पारिक से सीखने का हमको बहुत मन होता था। तो लेकिन उनके बारे में कुछ अच्छी रेपुटेशन नहीं कहते थे, तो माँ मना करती थी। हमने कहा लेकिन हमको इन्हीं का हाथ पसंद है, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ती है इनकी, हम इन्हीं से सीखेंगे। एकदम हर बोल साफ सुनाई देता है। बहुत समझाया उन्होंने एक गार्जियन के नाते, लेकिन हमारी जिद थी खैर हम भैया के साथ। वहाँ बोली के भैया के साथ आपको जाना होगा, जाइए। तो सीखने लगे, सिखाया उन्होंने, बहुत कुछ सिखाया। बनारस कराना सिखाते थे वो। और इस डग्गे में एक चीज होती है दीप्ति जी, कि जो हाँ, कुछ लोग जो है वो डग्गा बहुत टाइट रखते हैं उसकी पुड़ी को, और कुछ लोग बहुत लूज रखते हैं। तो जो महाराज थे बुदाई महाराज, वो टाइट रखते थे, और मुझ में ऑटोमेटिकली मैं टाइट ही रखती थी उसको। अगर जरा सा भी लूज हो जाए तो मेरे से नहीं बचती, इससे आवाज नहीं निकलती। वो जरा टाइट रहता है तो उसमें से गुम्मक अच्छी निकलती है। तो हम उसको अच्छा, उसी तरह से बजाते हैं जी, कुदरती था ये। अच्छा, अच्छा, दूसरे एक चीज और हमको एक्स्ट्रा दी थी भगवान ने, वो ये थी कि जो लोग तबला बजाते हैं, आपने देखा होगा, वो भी अगर गाते हैं तो तबला दूसरा बजाता हाँ, हाँ, है ना। ये देखा है, लेकिन हाँ। हाँ जी, संगत के लिए दूसरा लेकिन ही होता है, हाँ। हाँ तबले के लिए दूसरा ही आता है, चाहे वो कितना भी अच्छा वादक रहे, कुछ भी रहे, लेकिन उसको कुछ गाना है तो somebody else will help him and he will give the संगत। तो लेकिन मुझे ये कुदरत की देन थी कि खुद ही बजाने गाने में लगी रहती थी, तो मैं तबला खुद बजा के खुद गा लेती थी। वाह, हाँ जी, क्लासिकल नहीं कर पाती थी, लेकिन लाइट म्यूजिक बड़े आराम से, दादरा, कहरवा, दीपचंद देवी, रूपक भी, ये मैं अपने हाथ से बजा के खुद गा लेती थी और खुद बजा लेती थी। हारमोनियम बजा के नहीं गा सकती हूँ मैं, अच्छा। मतलब बिल्कुल उल्टा है। आपको ताल से रिदम आता है जी ना? जी जी जी, नहीं मतलब हारमोनियम बजा के लोग गाते हैं, यही चलन है। हाँ, हाँ, आपका, लेकिन हाँ, हम हारमोनियम बजा मगर लेते हैं। आप बेताला नहीं हो सकती हैं कभी, है ना? नहीं बेताला नहीं, नहीं वो भी जाते हैं, बहुत थकता यही आदमी हो मैं भी जाता है। बोल रही जी थी। जी। तो अच्छा, अब तो जी, खैर कुछ भी नहीं कह सकते, उस वक्त तो बहुत अच्छा ब्लूम में खूब अच्छा बजाते थे, बहुत, और अच्छा, आपने रियाज बहुत करते थे। हाँ, कहना कब शुरू किया? गजल मतलब कब लिखना शुरू किया? कब ये शऊर आया कि लिखना तो लिखना? एक्चुअली मैं अनमेरिड ही थी, छोटी हम्म, ही थी, मुश्किल कम 11-12 साल की रही होंगी। वो उम्र ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं बालिग नहीं थी ये याद है। अच्छा, तो हुआ ये था कि हमारे यहाँ कोई किराएदार रहते थे, हम्म, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी हवेली थी, 14-15 वो थे। तो मम्मा अकेली रह गई थी, तो किराएदार रख लिए थे उन्होंने। तो हम्म, अकेलापन नहीं महसूस होता था। तो हम्म, वो जो रहते थे वो कहते थे, सुनते थे कि वो गजलें लिखते हैं। अच्छा, हम ये तो नहीं जानते थे कि गजल क्या होती है, और ना हमें ये मालूम था कि नज्म क्या होती है। इनफैक्ट नाम भी नहीं सुना था, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन ये मालूम था कि ये जो कहते हैं वो गजल होती है। तो और एक हमारी अम्मा जी के गुरु कह सकते हैं, या एक साधु थे जिनका वो बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि वो कहती थी हम महिलाएं, हम दीक्षा वीक्षा किसी से नहीं लेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए, हम्म, लेकिन वो क्योंकि वो एनलाइटेंड थी हमारी मदर, तो हम्म, वो उनको चीजों की समझ बहुत थी। हम्म, तो वो उनके यहाँ से उनके एक शागिर्द आया करते थे, वो हम्म, गाते बहुत अच्छा थे, तो उनकी गजलों को वो शागिर्द रोशन लाल जी गाते थे। हम्म, तो उनके जो बोल थे वो उतने समझ में नहीं आते थे, लेकिन मुझे लगता था कि अच्छा है। तो उनके टाइम की एक गजल मुझे याद है कि वो उनका लिखा हुआ बताते थे कि बेकसी में क्या ये कम है, आसरा मेरे लिए। बेकसी में क्या ये कम है, आसरा मेरे लिए, सब खुदाई के लिए, बस एक खुदा मेरे लिए। तो मुझे वाह, लगता था ये तो बड़ा अच्छा अच्छा बोल कहते हैं।
तो अम्मा ने जब उनकी तारीफ की, मैंने की इसमें क्या, ये तो हम भी लिख लेंगे। अब जैसे कोई बच्चा कहता है तो माँ ने डांटा कि चुप रहो, ऐसे नहीं कहते हैं। लेकिन वो ये बोले कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, आप आप बच्चे को कहने दीजिए, अगर बच्चा कह सकता है तो उसको कहने दीजिए। तो नहीं जाओ कहो। तो हमको समझ तो कुछ नहीं थी हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन हमने पहली बार जो लिखा वो ये था कि हार गए हम हार गए, जीवन की बाजी हार गए। बस एक ही लाइन ये, माने हाँ मतलब नहीं, एक लाइन। हमने कहा इसी के आधार पे सब हो जाएगा। तो हार गए हम हार गए, जीवन की बाजी हार गए, तन थका हुआ मन थका हुआ, जीवन की डगर थकी सी है, वो थके दिखाई देते हैं पल अभी अभी जो चार गए। ये बचपन में लिखा। ये और आपने अपना 10 लिखा साल की उम्र में जी, लिखा था? बिना समझ के, कोई अकल नहीं थी। और इसके बाद में ये बीच का शेर तो याद नहीं, आखिरी है कि ये हर क्षण बढ़ती सी प्यासें और पल पल ये हर पल बढ़ती सी प्यासें और हर क्षण घुटती सी सांसें, आंखों से पीर बरसती है पर आंसू भी बेकार गए, जीवन की बाजी हार गई। ये हमने लिखा पहला। और माँ ने बहुत तारीफ की तो मन बड़ा खुश हो गया, कह रही हम तो बड़े काबिल हो गए। तो बोली कि और लिखो। हमने कि नहीं, अरे ये तो उनको दिखाने के लिए लिख दिया, तो कोई लिखना कोई चीज होती है, हमें नहीं लिखना है। तो नहीं लिखा। फिर म्यूजिक में ज्यादा ध्यान था ना, उसी में अट्टे म्यूजिक। पंजे लड़ाने को मन करता था। अच्छा, तो फिर जो इसी दौरान फिर आपका विवाह हो गया और आप फिर आ गई बिहार, जी, मैं फिर बिहार आ गई। है ना? मैं फिर बिहार जी। अच्छा, तो ये कैसा लगा आपको? सीधे यूपी और बिहार काफी कुछ एक सा है, लेकिन फिर भी कल्चर में काफी अंतर भी है, मतलब। जी एक्चुअली मैं जब गाड़ी में बैठी बिहार के लिए, तो उस वक्त मैंने पैर रखते वक्त मेरे दिल में जो बात आई, हम्म, वो उस वक्त लिखी कोई चीज मैंने हम्म, घर आके जब आ गई तब। और मेरी हम्म, आंख में बहुत आंसू आए और बहुत रोई कि आज हम जा रहे हैं लौट के नहीं आने के लिए। हम्म, यहाँ से हमें अब कोई जाने नहीं देगा, माँ के हम्म, पास नहीं आएंगे, भैया के पास नहीं आएंगे, दीदी के पास नहीं आएंगे, कोई नहीं आने देगा हमको। हम्म, तो बहुत गाड़ी भर रास्ते भर रोते चले गए हम। और सब समझाए भी कौन, घर वाले ससुराल वाले ही थे। पति ने भी जी, समझाया कि इतना नहीं रोते, हम तुम्हें मारेंगे थोड़ा ही। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आप अम्मा के पास भी तो नहीं जाने देंगे। तो बोले अरे चली जाना ना, लेकिन उन्होंने वाकई कभी नहीं आने दिया। हम्म, उन्होंने ये बहुत, उनको ये लगता था, मतलब वो इतना ज्यादा चाहते थे कि वो चाहते थे कि कभी सामने से हटे नहीं। तो ये शायद कुदरत की मर्जी थी, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी रहे नहीं। तो हम्म, जब नहीं रहे तो सास उस वक्त रोती थी कि इसी दिन के लिए ये इसको जाने नहीं देता था, उसको पता था कि हम जिएंगे नहीं। बहुत सारी बातें कैसे इमोशनल लोग कहते हैं तो रोते रह जाते थे हम। और उस वक्त हम लिखते थे तो हमारा एक कॉपी पेन टीवी के आगे रखा रहता था। तो हमने एक दिन एक लाइन लिखी कि किसी की आंख रोती है मेरे जज्बात रोते हैं। हमको वहां थोड़ी घुटन लगी थी। किसी की आंख रोती है मेरे जज्बात रोते हैं, सुबह हो शाम हो शब हो कफन हम रख के सोते हैं। ये रख के हमने वहाँ टीवी के आगे रखा था और हम चले गए। काम तो हमारे यहाँ नहीं, हमारे 13-14 न करते, काम की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। तो पर जहाँ सास वास बैठी रहती थी वहाँ चले जाते थे। तो थोड़ी देर में हमारे माधव साहब ने आपको जो है आ, उनको आपका लिखना पसंद था? आपका आपका आपकी नहीं जो ये, हाँ, नहीं लिखना पसंद था, लेकिन उनको ये सवाल था कि हमने ऐसा क्या किया जो तुमने ऐसा लिखा है। ये समझ नहीं थी कि कुछ भी लिखा जाता है। कि हाँ, लिखते वो भी थे, वो बिहार की लैंग्वेज में लिखते थे अच्छा, और वो देशभक्ति की चीजें लिखते थे। अच्छा। तो तो इसलिए हाँ, उनको, लेकिन अब हाँ, हाँ, उनको शौक उनको हर्ट भी था कर गया, बहुत। हाँ, हाँ। और नहीं, उनको और उनको जो है, उनको मेरा मेरा गाना बहुत अच्छा लगता था। आवाज मेरी उस वक्त बहुत ज्यादा अच्छी थी। और अब तो खैर बहुत खराब हो गई है, बहुत मुश्किलों में आ गई आवाज। तो अभी तो हाई पिच पर जा भी नहीं पाते हैं, हाई नोट्स नहीं लगते हैं, बहुत सी चीजें रह जाती हैं, हम समझते हैं कहाँ नहीं क्या कर पाए, हम छोड़ देना पड़ता है, कभी एकदम पॉज हो जाता है। तो मतलब अपनी मर्जी की पसंद की आवाज से नहीं गा पाते हैं, गा तो देते हैं लेकिन वो बात नहीं आती है।
लेकिन उनको मेरी आवाज और मेरे बेटे को मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है। ये लोग कहते हैं जो गाना हमें किसी और की आवाज में नहीं अच्छा लगता वो तुम्हारी आवाज में अच्छा लगता है। ये बच्चे को भी यही कहता है और भी लोग कहते हैं, लेकिन ये उनका बड़ा सुनाइए फर्ज। कुछ, सुनाइए कुछ। सुना है कुछ? हाँ, अच्छा क्या सुना है, इधर जाइए कुछ गजल निकाल लेते हैं। तहत में नहीं सुनना है। अच्छा सुनिए, तो हम एक आपको नज्म सुनाते हैं, हाँ, गा के ही जी, तरन्नुम सुनिए। तरह लोग फरमाइश भी कर रहे हैं बहुत। मैं समझ सकती हूँ। जी। ये दिल चाहता है जगह अजनबी से, 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 हवा अजनबी से, फजा अजनबी से, हवा अजनबी से, फजा अजनबी से। कभी जिंदगी में ये दिन भी दिखाना, कभी जिंदगी में ये दिन भी दिखाना, कि हर समत एक अजनबी रंग लाना, जमी अजनबी आसमां अजनबी को, जमी अजनबी आसमां अजनबी को, कोई शख्स हो रूबरू अजनबी को, लगे जिसकी हर एक अदा अजनबी से, हवा अजनबी से, फजा अजनबी से, हवा अजनबी से, फजा अजनबी से। हथेली पे कुछ नाम हो अजनबी से, हथेली पे कुछ नाम हो अजनबी से, पढ़े ही न जाए पढ़े हम कहीं से, के रूह के जिगर से तलब अजनबी को, के रूह के जिगर से तलब अजनबी को, सुनो मुख्तसर कुल अजनबी को, मिले दर्द दिल को दवा अजनबी से, हवा अजनबी से, फजा अजनबी से, हवा अजनबी से, फजा अजनबी से, हवा क्या अजनबी से, फजा अजनबी से। क्या बात, क्या बात। आप बहुत लोगों को मैं एक बात बहुत बताना चाहूंगी, उर्मिला जी ने अभी आपको जो नज्म सुनाई है, जिस आवाज से सुनाई है, ये वो आवाज है जो एक हादसे में चोक हो गई। खराब हो गई, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले इनकी आवाज जो थी, जिसके शहदाई थे इनके पति देव और बाकी लोग, वो आवाज तो रही ही नहीं है जो नहीं बिल्कुल अब नहीं, है। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो वो क्या था हादसा? एक्चुअली कई साल पहले मेरा एक ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन हुआ था यूटेरस का। तो इसके वो पहले माधव साहब, इसके पहले नहीं नहीं, उनका वो जन्म? ऑपरेशन उन्हीं के हाथ से हुआ था, वही अच्छा, करा के गए थे उसको जी। अच्छा, अच्छा, और जी, जी। ऑपरेशन मेरा हुआ था 11 नवंबर 92 में। अच्छा, मेरी उम्र भी कम थी, और जी, जी। उसमें तो वो ऑपरेशन के लिए उन्होंने जो एनेस्थीसिया के पाइप लगाए वो मिसफिट हो गए। तो जब वो निकाले गए तो आवाज क्रैश हो गई। तो मेरी आवाज हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा और मैं रोने लगी। और ऑपरेशन में तो आंसू भी नहीं बहाने देते हैं, और देखने भी एक तक देते नहीं है, बहुत सी पाबंदियां उन्होंने बता दी। लेकिन आवाज जो चली गई तो मुझे तो बहुत माने मन लगता था कि हम तो खत्म हो गए। तो वो दौड़े हुए गए तो बोले कि ये अपने की कर दे लिए से, तो दुल्हन तो गावे वाला छथिन, तो ये केना चलते, तो वो तो मरिए जेथिन, कानिए कान के मर जेथिन। ये वहां की भाषा हुई, जबानी ये आगे का हुई। तो बोली तो मरिए जेथिन कान के, कि नहीं बउआ ठीक हो जेथिन, ते अपने फिक्र नहीं करिए, ते 1 साल तनी मध्यम बोलथिन तो अपने 1 साल में ठीक हो जेतन। तो वो वक्त हुआ कहाँ, 11 नवंबर 92 में
मेरा ऑपरेशन हुआ और 11 जनवरी 93 को उनका एसेसिनेशन हो गया, 2 महीने में। दहाड़े मार मार के रोए, आवाज किसने देखी थी, कौन देखता था। फिर तो 7-8 साल तो उठने ही में लग गए, उठ के खड़े होने में लग गए। बच्चा मेरा छोटा था क्या बहुत। हुआ क्या था उर्मिला जी? एक्चुअली देखिए, भूमिहारों के पास जमीनें बहुत होती हैं, मतलब अपार जमीनें होती हैं, कोई इतनी होती हैं कि इन्हें अपनी भी गिनती नहीं होती है। और उसकी आमदनी भी, और बेगूसराय एक ऐसी जगह है जो बहुत ही माने कल्टीवेटिव है, जहाँ बहुत सारा सब कुछ, और इंडस्ट्रियल प्लेस भी है, बरौनी रिफाइनरी वहीं पर है। तो वहाँ की जो जगह है वो बड़ी कीमती भी थी। तो कुछ हिस्से जमीन के हिस्सेदार जोत रहे थे जो इन लोगों की थी। और हमारे हस्बैंड क्योंकि पॉलिटिक्स में थे, कांग्रेस सेवा दल के बिहार के अध्यक्ष थे वो, उस समय कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के थे वो। तो वो बोले, अपने फादर से पूछा उन्होंने कि वो जो जमीन है वो किसके हिस्से में है। बोले वो है तो हम लोगों के हिस्से में, और अपने बड़े कजिन उनके जो लगते तो उनका नाम लिया कि फला फला जो है वो उसको जोतते हैं। तो बोले इसको हम क्यों नहीं लें। बोले नहीं नहीं, इसमें झंझट में मत डालो, ये लोग सब लोग बहुत खतरनाक होते हैं। बोले तो हम भी तो उसी खानदान के हैं, आप भी तो वही हैं। बोले कि बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं। बोले और फिर दखल कैसे करो। बोले दखल तो हम कराएंगे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे साथ ही है। तो उन्होंने ये जमीन बेच दी। तो उसके जो एडवांस था वो तो उनके हाथ से हुआ, और जब रजिस्ट्री का नंबर आया तो रजिस्ट्री के वक्त वो नहीं रहे, उनको मार दिया गया था। और वो साइन फिर उस पर मैंने करी। और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। एक तो अजनबी जगह, बहुत सारे लोगों को कोई जानती, मेरे यहाँ बिहार में कौन था, मेरे ससुराल मेरे लिए अजनबी थी बिल्कुल। हालांकि जमीनों, क्या था फिर, क्या हुआ था उर्मिला जी जब क्या गोली मारी गई थी उनको, कैसे क्या? वो मत पूछिए, अच्छा जाने, ठीक जाने, वो बर्दाश्त की बात नहीं है। चलिए वो जाने, मैं बता ही नहीं, मैं तो इतना भी बता के बहुत कहीं सब खत्म हो जाता है, बहुत जाने मुश्किल दीजिए, होता है। जाने दीजिए, उस पर बात नहीं करते। जिस तो तरह से मारा गया वो बहुत तकलीफ दे है, उसको कहा ही नहीं जा सकता। हम कभी कभी आंख रात में खुल जाती है तो हम भरते हैं कि कैसे सहा होगा, कैसे सहा होगा, चिल्लाने लगते रात के 2 बजे। हम आज भी, बच्चा समझाता है आके, मम्मा प्लीज, मम्मा सो जा, मम्मा सो जा। ये मेरा दिन गुजरता। और फिर जी लगाने को फेसबुक पे आते हैं तो कुछ लोग फेसबुक पे भी अपने अपने दिमाग में रहते हैं, अपने ढंग से, कोई दिल लगी कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, उसी ने मेरा मन खिजलाया हुआ था। लोग कहते हैं तो रूड है, बदनाम हो गए, बहुत घमंडी है, रूड है। तुम हमारी स्थितियां तो समझो, हम हंसने बोलने को आए हैं वहां, तुम हमें पहले ही और रुला रहे हो भाई। साथ दोगे तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं दोगे तो रहे हैं, आज भी आगे भी रहेंगे, लेकिन तुम हमारे मन में एक बुरी छवि बना लोगे, ये फर्क है। तो तो अच्छा, तो उसके बाद आपने आई एम सॉरी उर्मिला जी, कोई बात नहीं, माफी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी तो ऐसे ही जिंदगी कटी है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, हर सांस पे यही, हर सांस पे यही। बल्कि ये समझ लीजिए कि ये मेरा बच्चा जो है, मधुबन मधुबन ऋषिराज, ये लड़का एक तो एबल बहुत है, इसके अलावा ये बहुत ही सज्जन नेचर का है। छोटेपन से ये लड़का इतना छोटा था, 6-7 साल का, तो कंडोलेंस के लिए जब लोग आते थे दौड़ के आता था, बाहर से खेलता रहता था और हमको हक कर लेता था और कहता मम्मा उसको आने दो, आप रोना नहीं, मम्मा उसको आने देना, आप रोना नहीं। ये छोटा सा बच्चा कहता था, तो हम इसको ही गले पकड़ के बैठ जाते थे और ये बहुत देर बैठा रहता था, हम कहते थे जाओ आप खेले आओ, चला जाता था। इसीलिए देखिए, एक तो दीप्ति थी, जब हम मुश्किल में आते हैं तो ये तयशुदा है कि कोई आपका साथ नहीं देगा, वो हमारी मुश्किलात को हम ही को देखना पड़ेगा। मन भटकता है, छिन्न भिन्न होता है, लगता है कि ये मदद कर देगा वो कर, लेकिन करता कोई नहीं। और उस वक्त मैंने हर, और कुछ नहीं चाहती थी, रुपए पैसे की मेरी दुनिया में कोई कमी नहीं थी। मेरी ससुराल बहुत संपन्न थी, मेरा मायका बहुत संपन्न है, इन सब चीजों के लिए मेरे लिए कोई मानी नहीं थे। लेकिन खैर फिर भी मैं ये चाहती थी कि मुझे संरक्षण मिल जाए, कम उम्र थी और
एक अच्छी गोरी चमड़ी भगवान जी ने दी थी तो डर लगता था, और मैंने लोगों की नीयतें बदलते देखी थी, मैंने लोगों की नजरें गंदी होते देखी थी अपनी तरफ। मैं सोचती तुम्हारा रिश्ता लगता है, ये कैसे बात करता है, तो मन बहुत घबराता था। हम चाहते थे कि हमको वहां से हटना जरूरी हो गया था, क्योंकि मेरे और मधुबन की जान पर भी बहुत डर हो गया था। तो सब रिश्तेदार कहते थे कि बहन के यहाँ चली जाओ, वहां चली जाओ, उनके हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हर जगह सब जगह गुहार लगाई जरूर के एक कुछ समय के लिए मैं चाहती हूँ एक छत संरक्षण, मतलब आप लोगों के हाथ का संरक्षण चाहती हूँ। घर जमीन की तो मैं ले लूंगी, मैं अभी ले लेती हूँ, लेकिन अकेले तो रहना पड़ेगा, डर लगता है। उनकी भी अपनी कुछ परिस्थितियां रही होंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई एक पति नहीं है, पता नहीं कितना लंबा हो। देखिए जो सच है वो यही होता है। तो उस वक्त जब मैंने देखा कि सब कुछ नाकाम है, तो उस वक्त मैंने एक गजल कही थी कि मतलब अपने हालात पर कही थी कि खून के रिश्ते जो मेरे नाम थे, खून के रिश्ते जो मेरे नाम थे, जिंदगी के वास्ते इल्जाम थे। हक हक अदा करते रहे रुसवाई का हम, हक अदा करते रहे रुसवाई का, अश्क मेरे जा बजा बदनाम थे। लोग कहते थे रोती रहती है, अश्क मेरे जा बजा बदनाम थे, फासलों की बढ़ गई रस्सा कशी, फासलों की बढ़ गई रस्सा कशी, जो तगाफुल का लिए पैगाम थे। एक शेर भूल रहे हैं। खैर उसके बाद इस बच्चे के लिए मैंने लिखा। जब मैंने लिखा तब तो ये बड़ा था थोड़ा सा, तो मैंने इसके लिए लिखा कि एक तिनका जो मिला सौगात में, एक तिनका जो मिला सौगात में, कीमती था और उसी के दाम थे। आज उसके नाम से जिंदा हूं मैं, आज उसके नाम से जिंदा हूं मैं, जिसके छोटे हाथ छोटे गांव थे। वाह अरे वाह, क्या बात है। वाह, सलाम आपको। आप जो सफर तय करके आई हैं, जो लोगों के बस का नहीं है, लोग टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं, इतनी लंबी यात्रा कर ही नहीं पाते हैं। और हाँ ये थोड़ा सा हिल गया है, वो कोई बन बात गया। नहीं, कोई बात नहीं, उसको आप बबले घुमा, एक सेकंड रुकिए, कर लेते हैं ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, हम बात कर रहे हाँ हैं हाँ हाँ। उर्मिला जी का। बबले ये जहाँ तक ये कर वहाँ रहा वो। मुखलिस महिला है ये। इनको इतनी सहज है, इतनी सरल है, कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, जैसी है वैसी सामने आ जाती है। घंटों आप बातें करते रहिए, कुछ एडिट नहीं होता कि ये बताना है और ये नहीं बताना है। बड़ी बात है, एक बहुत लंबी यात्रा तय की, और उर्मिला जी ने ये यात्रा अकेले तय की। तो बचपन में आ, सर पे साया नहीं था, पिताजी, माँ ने पाला पोसा, और बिल्कुल। फिर उसके बाद जीवन के इस पड़ाव पे जहाँ जीवन साथी का जाना हुआ। उर्मिला जी, उसके बाद कोई आपके मन में आया नहीं कि कोई पुरुष या कोई व्यक्ति, क्योंकि आप बहुत एक्चुअली यंग, देखिए होता, हाँ जी जी बिल्कुल। और लोग उस वक्त देखिए वो हालात थे कि जो दो अच्छे बोल बोलता था, प्यार हो जाए या मन आशिक हो जाए, ये तो भावनाएं मर गई थी। लेकिन ये जरूर लग जाता था कि ये शायद हमारे हमारे साथ दे सकता है। एक अकेला मन बहुत परेशान होता है ना, उस तरह से। तो लेकिन जिस पर कहीं कोई ध्यान जाए ऐसा नहीं। और कभी किसी पे गया भी तो वो भी तो आज दुनिया में नहीं है। लेकिन मैंने कभी किसी के सामने उसको लाया भी नहीं और कभी लाऊंगी भी नहीं। बस उसके सहारे से अपना रास्ता कट गया, बहुत अकेले नहीं रोना पड़ा, क्योंकि म्यूजिक मेरा बहुत बड़ा रुझान है। तो उसी लाइन में हमेशा मेरा वो रहा। तो तो ये संगीत जो जो है मेरा बहुत बड़ा पैशन है, सबसे आज भी वही है। तो ये जो लिखने का सिलसिला आपका शुरू हुआ, तो आपको कब इस बात का, मतलब गजल शेर कहना कब शुरू किया? एक्चुअली ऐसा ही कभी किसी से फेसबुक पे एक छोटा सा झगड़ा हो गया, वो उल्टा
हम कुछ लिखते थे तो वो आके उसका शेर से जवाब दे देते थे। अब उनका नाम तो नहीं झगड़ मेंशन तो करा। आप लेती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, झगड़ तो आप लेती, झगड़े तो हो जाया करते हैं। हाँ? जी जी, बहुत लोग कहते हैं कि बड़ी खड़ूस है, यही मुझे टाइटल मिला हुआ है। तो उन तो वो बहुत से मेरे शेरों के जवाब अपने हिसाब से देते थे। फिर एक बार उन्होंने बड़ा अजीब सा शेर लिख दिया जिसमें बड़ा हमको इंसल्टिंग लगा। मैंने भाई ये क्या बात होगी। तो हम पहले जो जवाब देते थे वो दूसरों के शेर से देते थे, जैसे मीर हुए, गालिब हुए, जोश मलिहाबादी हुए, या गाना वगैरह इन लोगों को भी करते थे, लेकिन ये हम ये नहीं जानते थे कौन क्या लिखता है। अलग अलग इनके जो सिंफ अलग अलग हैं, तो वो लोग अलग ढंग से लिखते थे। नहीं, हम समझते थे सब शायर होते हैं, तो उनके उससे लिखा करते थे। लेकिन उस दिन हमको सोच हो गया कि अरे ये जो लिख रहे हैं इसका जवाब तो गुरु तुमको खुद ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये गालिब और मीर सब हमारे लिए तो लिख के नहीं रख गए कि उर्मिला जी इस्तेमाल करती रहना, तो हम तुम्हें दिए जा रहे हैं। मैंने ये मम्मी को लिखना पड़ेगा। तो उस वक्त हिम्मत करके पहले 4 लाइन लिखी, और वो थी ये, जो ये मालूम नहीं था काफिया रदीफ मिलान क्या होता है, कुछ नहीं आता था, लेकिन ये समझते थे कि हम म्यूजिशियन थे तो उस लय ताल को समझते थे। हमने लिखा उसको कि तेरा जिस्म दरकिनार है, तेरा तेरी जिस्म दर, तेरा जिस्म दरकिनार है, तेरी रूह से मुझे प्यार है। तू शायर या कवि जो कोई भी हो, किसी के भी रूह से प्यार हो सकता है। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, दैट इज अनदर थिंग। तो तेरा जिस्म दरकिनार है, तेरी रूह से मुझे प्यार है, इसे इश्क मजाजी न समझो तुम, ये हकीकी इश्क शुमार है। ये पहले 4 लाइन लिखी। ये उर्दू इतनी कहाँ से आई आपको? अच्छा, उर्दू हमारी इसलिए सही है कि हमारी माँ को उर्दू आती थी, उन्होंने पढ़ी भी थी, वो लिखती भी थी, और उनकी जबान उर्दू ही थी। और हम जहाँ के हैं आगरा में, वहाँ माहौल उर्दू का ही था। जबान में नानी होता की, जी जी, जबान में हमारी, मतलब हमारे कमीर में उर्दू है जो हमने सुना है। जैसे और आपको एक बात पे हैरत होगी कि है। हिंदू और मुसलमान ये अलग अलग होते हैं, ये हम नहीं जानते थे। हाँ, ये हम भी नहीं जानते थे। हाँ हाँ, ये बिल्कुल नहीं। एक दिन हमने माँ से पूछा, मैंने कि अम्मा जी ये मुसलमान क्या चीज होती है। बोले चुप रहो, कौन तुमसे फालतू बातें करता है। हमने कहा नहीं, वो जो अल्ताफी आई थी ना नानी से मिलने के लिए, वो सब कह रहे थे खोजा है ये लोग, मुसलमान होते हैं ये। तो बोले कि तुमसे जिसने कहा है तुम उसको बताओ हमको। तो हमने उनका नाम बता दिया, पड़ोसी जो थी। बोले कि चाची आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, बच्चा इसके मन में आप फर्क क्यों पैदा कर रही हैं, ये नहीं जानती है कि मुसलमान हिंदू क्या होता है, वो तो नानी कहेगी उनको। लेकिन मन में एक फुट पत्थर लग जरूर गई। अच्छा, वहां का माहौल क्या है कि बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बोलेगा उर्दू ही, चाहे वो जी, अपभ्रंश बोले ही आप, बोले। वही हाँ लखनऊ जी जी, वाला। जी जी बिल्कुल, चाहे वो अपभ्रंश ही बोले। अरे मियाँ कहाँ को जा रहे हो, ये टोन। हाँ, अरे क्या पका लिया तूने, गोश्त पकाया है, आलू पकाए हैं। अब गोश्त को गोश्त कहा उसने, अरे वो रखे भी ले आइयो। ये वहाँ की टोन है। माने ये कम शिक्षित लोगों का, जो बहुत कम शिक्षित लोग हैं उनका ये था। और बाकी हमारे नाना जी के मित्र हुआ करते थे फकीर, वो जैसे उनका शिजरा चलता है ना, उसके मुताबिक वो थे। तो उनके कोई बेटी नहीं थी, और हमारे माँ के कोई भाई नहीं था। और वो नाना जी के दोस्त थे, तो वो उनको ही अब्बा जी कहते थे। और अच्छा, हाँ, आपने और पहला मुशायरा कब पढ़ा? मैंने मुशायरा पढ़ा पहला शायद 2015 में पढ़ा, और वो मुशायरे में मुझे शम्स रमजी ने इनवाइट किया था। अच्छा, जी, ये गालिब एकेडमी में। तो गालिब मुझे आता नहीं था, जी जी, आता नहीं था मुझे। और मैं है। सोचती थी कि पहले तो मैं ये सोचती थी कि ये, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो लिखते हैं इसको जाके कहीं पढ़ते भी हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो इसके पैसे भी मिलते हैं। ये सब चीज मेरे लिए बड़ी शॉकिंग ये सब थी। आपको कैसे, मतलब जब आप एंटर हुई इस दुनिया में, कि तो वो कैसा हाँ, आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्या था? शुरू का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल बहुत अच्छा और नॉर्मल था। वो धीरे धीरे समझ में आया कि ये सब क्या ड्रामा है। तो वहां जब हम पढ़ने के लिए गए, तो उसमें मेरी जो पहली साथी थी वो अना देहलवी थी। अच्छा। और वो, हाँ जी, अना देहलवी, सैयद शिवान कादरी,
और ये नश्तर अमरोवी, ये सब लोग थे उसमें। मुझे नहीं मालूम थे कौन है, शायर हैं कैसे नहीं है, पर ये सब थे। और नश्तर अमरोवी तो नीचे भीड़ में बैठे हुए थे, वो बाद में मैंने देखा। तो मैंने पहले जब पढ़ा तो पहला तो तहत में पढ़ दिया, फिर दूसरा मैंने तरन्नुम से पढ़ा, तो तरन्नुम जो था वो बहुत अच्छा हो गया। अब उस पर तो पूरे हॉल में भयंकर शोर हो गया, और मैं छोटी भी थी तो लोगों को अच्छा भी बहुत लगा। और फाइनली अना इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई थी कि उठ के आई, तो इन्होंने मेरी गुलपोशी भी की और बोली कि बहुत अच्छा आप करती हैं और आप करती रहें। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, हम नहीं जानते थे ये कौन है क्या है, लेकिन ये जानते थे कि कोई शायरा है, देलवी वगैरह नाम पर लगा हुआ है, बस ये यहीं से शुरुआत की। तो फिर धीरे धीरे जब फिर अगली बार उन्होंने एक बार फिर शम्स रमज़ी ने कॉल किया हमको, पहले अच्छा वहीं से लगा। अच्छा, एक चीज और जाननी थी कि ये आपने कहाँ से, उस्ताद आपके कौन थे? कोई नहीं, कोई नहीं, आज तक भी कोई नहीं। अपने आप सीखा आपने सब कुछ? कैसे, कहाँ से सीखा? अपने आप ही आता। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि आज भी आप मुझे किसी की गजल दे दीजिए, उसको पढ़ूंगी, उसके अंदाज में मैं अपनी गजल लिख लूंगी, ये मुझे कुदरत की देन है। आप उसमें उसको देख के लिखूंगी तो एक वर्ड का फर्क मतलब मीटर में उसमें नहीं आएगा। अब ये हो जाता है बहुत दिन से, क्योंकि देखिए अकेले हाँ, बेसिक जानकारी जो है बहर की, लतीफ काफिया तो बड़ा कॉमन सी चीज है, लेकिन इतनी सारी बहरें हैं उनके बारे में, और तो ये आपको नहीं लगा कि इसकी जरूरत है, इसको जानना नहीं नहीं, चाहिए? मालूम ही नहीं था, मालूम ही नहीं था। उसके बाद आपने उसको मालूम किया? हाँ हाँ, बाद में मालूम किया, जब कुछ कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि गलत हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि हमारे यहाँ के जो इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे, इनमें भी तो ग्रुपबाजियां होती हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये बुलाते तो हैं, लेकिन इदारे कोई नहीं हो, उनको दरो दीवार तो नहीं चलाते, चलाते तो इंसान ही है ना। तो वो इंसान अपने रसूखात का इस्तेमाल करते हैं, वो रसूखात का इस्तेमाल करते हैं, अपने अपने लोगों को वो सब करते हैं। तो अगर उनके लोगों से कुछ होता है तो उन्हें तो वो पहले ही पॉलिश करके धो माज के भेजते हैं। और हमसे तो कोई भी गलती हो सकती है, अपना तो ना कोई सरपरस्त है, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, और हमने चले जा रहे हैं, तो उसमें मिस्टेक भी हो सकती है। उसको वो लोग इतना हाईलाइट करते हैं, काट देते हैं, आपका पैसा मार लेंगे, नहीं देंगे, ये सब मैंने भुगता, और बड़े इदारे पर भुगता। मैं नाम मेंशन नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन आज की दुनिया में उस इदारे को बहुत बड़ा इदारा माना जाता है, और इसके लिए लोग, लाखों लोग पागल हैं, लेकिन मुझे उस इदारे की कोई कदर नहीं, कोई फिक्र नहीं, मेरे साथ सही नहीं हुआ वहां। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप ये कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार होता है, आपके इदारे के बिल्कुल। लोग गलती करते हैं, कोई गलती तो उसकी मेरे से ही नहीं होता, वो सबके साथ, वो सिर्फ उन्हीं के लोग चलेंगे जो एक ग्रुप किसी को खास पसंद कर रहा है। वही अगर आप फेसबुक पर देखिए, एक ने डाला कि, मतलब हम तो बहुत कई बार हंसी, अपने ग्रुप में, हमारा ग्रुप तो कोई नहीं, सहेलियां वहेलियां बैठे तो हंसी उड़ाए कि किसी ने डाल दिया कि ये हवा चल रही है सर सर सर। तो अब वो उसके जो चमचे हैं वो कहेंगे अरे क्या बात है गुरु, आप ही उस्ताद जी, इस बात को आप ही सर कह सकते हैं, देखिए सा में कैसी आवाज आ रही है और रा में कैसी हवा चल रही है। मैं ये लोग उड़ाते हैं इस चीज को, किसी दूसरे की कदर नहीं करते। आपको उर्दू से प्यार है, आप सिखाइए लोगों को। अगर मिस्टेक हो रही है और आप वाकई उर्दू दां हैं और आप उर्दू की खिदमत करना चाहते हैं, तो जो गलत कर रहा है उससे आप ओपनली, अगर वो बर्दाश्त करता है ओपनली बताइए, अगर नहीं बर्दाश्त करना चाहता है तो आप उसे इनबॉक्स में बताइए। लेकिन आपकी तारीफ तब है, आप तो मुंह खोलने से पहले तो पैसे मांग रहे हैं, आप किसी को क्या सिखाएंगे? दूसरे अच्छा, तो आपने लड़की, मतलब जैसे ये होता है ना कि ठीक है आपने सीख लिया, इंटरनेट से सीख लिया, गूगल से लेकिन वो जो नोक पलक की फिनिशिंग होती है, जो उस्ताद की जरूरत तो उस्ताद नहीं नहीं, मतलब एक्चुअली होता क्या है मैं बताती नहीं, वो तो मैंने इंटरनेट से भी नहीं सीखा, मैंने सीखा इसी तरह से कि लोगों की गजलें पढ़ के उसी से सीखा, और ये बार बार देखा कि इन्होंने इस चीज को कैसे इस्तेमाल किया है, इसको कैसे इस्तेमाल किया है। ये अगर मानी समझ में नहीं आया तो जैसे हमारे, आपने बताया था कि कोई एक हाँ नाम बता रही हूँ मैं वही, तो एक जैसे आज आज है वो, पहले तो वो भी नहीं थे। तो मुझे वो बहुत एबल आदमी है, उनकी तो बीबीसी लंदन से सबसे बहुत सारा उनका वो हुआ है, तो वो गालिब के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। बाबर इमाम बिहार के हैं,
और वो वाह रिश्ता के नाम से बहुत पुराना इदारा चलाते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं, खाली उनका अपना ग्रुप होता है, फ्री है, जा कोई भी सकता है, लेकिन साल में एक बार यहाँ शिरकत करते हैं। उसी समय जिस समय बड़े इदारों की धूम मची रहती है, वो भी आते हैं अपने उसका करने के लिए और उसको उसमें शिरकत करते हैं। तो हम लोग भी एक उसको करते हैं मिलके सब। तो अच्छा वो हम बहुत अच्छा बताते हैं। तो अच्छा जो हमको लगता है कि आपका फिर जो है आप बहर शायद ऐसे पकड़ते हो जैसे, क्योंकि आपको संगीत का ज्ञान है, चूंकि जी, आपको रिदम का ज्ञान है, चूंकि जैसे तबले का होता है ना वो अ, अ, आप बोल भरते हो बोल ना, बोल बोल बोल, हाँ जी, जी जी है जी ना? जी जी। तो अब बताओ अच्छा, कैसे? मैं बताती हूँ हाँ, आप आपको, बताइए। मैं रिदम कैसे पकड़ती हूँ, मैं बताती हूँ रिदम आपको। कैसे बताइए? हाँ। एक्चुअली जैसे मेरी कोई गजल है, जैसे कैरवे की गजल ले लें। हम्म, कैरवे में 8 मात्रा होती हैं, हाँ। 3 ताल में 16 मात्रा होती है, दुगना कर दिया 16 हो गए। तो अब जैसे हम्म, हमने कोई गजल लिखी, मान लीजिए हम्म, हमारी ये, हम्म, सखियां कहती साजन के बिन प्यार अधूरा लगता है, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, दा कत 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 धागे तिट धागे तिट धागे तिट धागे तिट, फिर दिन धागे तिट धागे तिट कत 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 दिखिट कत धा धर धा कत दिखिट कत धा धा फिर कत धा कत दिखिट कत धा। सखियां कहती साजन के, इसमें रिदम आ जाता है। ये 3 ताल का टुकड़ा हो गया, आधा करके लगाएंगी तो 8 मात्रा पे आ जाएगा ये, ऐसे है। हालांकि आज तो सांस छूट जाती है, लेकिन ये पढ़ंत तो हम लोगों को सिखाई जाती है, पढ़ंत के तो नंबर होते हैं एग्जाम में। तो ये 8 मात्रा में ऐसे, अगर कोई और है कोई और रिदम है, तो जैसे आपने सुना है वो कि अटक मटक चटपट पनघट चटक मटक एक नार नवेली, गोरी हाँ। गोरी ग्वालन की छोरी एक आई मुख मोर मोर मुस्काई अलवेली, संकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने, पकड़ी वहां और करी अटकेली, भरी पिचकारी मारी सर बोली पनिहारी मारी, अरे अब इसमें एक राग कम हो जाएगा तो ये रिदम से हट जाएगा। बोली पनिहारी मारी, अरे अब इन्होंने आगे इसको दादरा कर दिया, अरे जा रे हट नटखट न छेड़ मेरा घूंघट। तो ये इसका फर्क होता है। तो मैंने अपने रिदम के आधार पर ही लिखा, लेकिन हाँ, फर्क कैसा हो जाता है कि जैसे मेरी सांस टूट गई, तो हाँ, रिदम अगर इतना सांस सांस टूटेगी तो हम बीट पर नहीं, सम पर नहीं जा पाएंगे हम, वो गलत हो जाएगा। इसी तरह उसमें बैर गलत हो जाएगी, ये होता है। अच्छा, गाने वाले बदमाश होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर कहीं कम ज्यादा देख रहे हैं तो वो हाँ। आलाप से उसको मिला लेते हैं। तो गाने वालों को थोड़ा कम अंदाजा होता है, वो कर तो लेते हैं लेकिन उसमें खामी होती है। और हम इतना समझते हैं हम्म, कि आज हम कुछ भी लिखते हैं, बड़े इदारे वालों को लगा कि हम इस लायक हैं तो हमें बुलाया जा रहा है, क्यों बुला हम्म। रहे हो, मेरा तो कोई उस्ताद नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं आता है, आपने इस लायक समझा के। अच्छा एक मैंने बार कल, जी 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 ठीक है, हो सकता है एक कारण ये भी हो आपको लेकर के, क्योंकि जैसा आपने खुद कहा आप बहुत क्या अक्खड़ हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो जिंदगी मुझे परवरदिगार ने दी उसमें अक्खर नहीं होना चाहिए था? नहीं, बहुत जरूरी है और हमें ऐसा लगता है कि ये आप अक्खड़ नहीं है। बेसिकली आप क्या है, आप बिल्कुल नारियल की तरह हैं। आप बाहर से बहुत जी जी स्ट्रॉन्ग जी और थोड़ी खुरदुरी भी हैं, लेकिन भीतर जी से आप जितनी नर्म मुलायम, अ, और शायद उसका कारण ये है कि जो जिस तरह का जीवन जिया है आपने, आपने जी अपने चारों तरफ एक शेल बनाई है। बनाई है, लोग, बस वो बड़ा जरूरी था। जी क्योंकि जी आप बहुत आप है ही नहीं वो जो लोग आपको समझते हैं। नहीं, हाँ आप बहुत फर्क है, आप मेरी मित्र हैं, आप अच्छी तरह जी, जानती हैं मुझको जी। बिल्कुल तो हम हमें तो जी, आप हमको आर पार दिखाई देती हैं। और वो जी, जो आपका बाह्य आवरण है वो आवरण है, वो आप नहीं है। हाँ बराबर है, जी जी जी, वो आवरण बिल्कुल है और उस आवरण को आपने अपने आप को दुनिया से प्रोटेक्ट करने के लिए ओढ़ रखा है। ओढ़ रखा है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि देखिए महिला की इज्जत उसके अपने सम्मान में ही है, वो उस अपने एटीट्यूड में उसकी इज्जत होती है।
आप अपना हम बदतमीज नहीं हैं, हम आपको बेइज्जत नहीं करेंगे, लेकिन ये वो आप अगर हमसे थोड़ा सा अपनी अदा दिखा के चल रहे हैं, मैंने तो उस पर लिखा भी है कि कैसी दुनिया है कि सब अदा से चलते हैं। मैंने तो आपको एक गजल कभी सुनाई भी थी शायद, तो आप कहेंगे तो मैं निकाल कर उसको सुना दूंगी। तो जी जरूर जरूर सुनाइए। हाँ, तो उसमें होता क्या है कि जब हर आदमी लगता है कि अपने को ना खुदा समझ रहा है, तो भैया ना खुदा तो जब होगा जब हम तेरी नाव में बैठेंगे, हम बैठ ही नहीं रहे हैं, तू अपना चला जा, हम अपने जा रहे हैं तो हमारा अपना रास्ता अलग है, तो तू ना खुदा कैसे हो गया। तो एक्चुअली देखिए, जो मेरा कैरेक्टर है वो इन 4 लाइन में आता है जी कि इरशाद। हम्म, तुम्हें मुझसे, मुझे तुमसे जुदा रहना जरूरी है। तुम्हें तुम्हें मुझसे, मुझसे। मुझे तुमसे जुदा रहना जरूरी है। मैं अहमक हूँ, तुम्हारा नाखुदा रहना जरूरी है। बात समझ रही हैं वाह आप, है ना। क्या तो बात है। हालांकि मैंने तो बहुत बदमाशी से उसमें वर्ड लगाया था कि मैं बुर्बक हूँ, तुम्हारा नाखुदा रहना जरूरी, ये बिहार का लफ्ज है। मैं अच्छा। अहमक हूँ, तुम्हारा न खुदा रहना जरूरी जी। है। ये अच्छा है तुम्हारा दिल बहुत मजबूत पत्थर है। ये अच्छा है तुम्हारा दिल बहुत बहुत मजबूत पत्थर है। बहुत। मेरा बस नाम पत्थर पर खुदा रहना जरूरी है। वाह, क्या। मतलब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि पत्थर है दिल तो कैसे अच्छा है, लेकिन ये ऐसे भाई उस पर तुम पत्थर ही बने रहो, लेकिन नाम तो खोद लो हमारा। अच्छा उर्मिला जी, एक और बहुत प्यारा सा रिश्ता है आपका, मित्रता का। जी जी एक आपके साथ आपकी एक मित्र रहती है, जी जी जी। उनके बारे में वो कुछ विदेशी, बताइए। जी जी। उनके बारे में कुछ एक्चुअली बताइए। आपको अब इससे पता चलेगा कि मैं असल हूँ क्या। जी। ये जो मेरी मित्र हैं, ये दरअसल मेरे की टीचर हुआ करती थी, स्पेनिश पढ़ी है इसने उनसे। ये जी। कोलंबिया की है, अच्छा। कोलंबियन भी हैं ये। और हम्म। इन्होंने भारतीय पुरुष थे, साउथ इंडियन, उनसे शादी की थी। हम्म। तो एक बार ये बच्चा बोला आकर के कि मम्मा मेलिसा मैम नहीं आती हैं। तो उनका नाम है मीरियम एलिसा टोरेस सांचेज, ये पूरा नाम है उनका, लेकिन मीरियम एलिसा बोलते हैं तो बाद में मेलिसा लगता है, तो सारे स्टूडेंट मेलिसा ही कहते हैं। तो ये बोला कि मम्मा मेलिसा मैम नहीं आती हैं। मैंने कि पूछो क्या बात है। बोले आज 6 7 8 दिन हो गए नहीं आती हैं, और वो तो बहुत पंक्चुअल लेडी हैं। फिर एक दिन आके बोला कि मम्मा वो आई, लेकिन वो बहुत रो रही थी, उनके हस्बैंड बहुत बीमार है। मैंने कहा अच्छा पूछो क्या हुआ है। तो बोले कि वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है, हम उनको देखाएं जाके। मैंने कि देखा। तो ये गया देखने के लिए, तो वो इसको पकड़ के रोने लगी। ये था और इसका एक और मित्र था। तो ये और इसका जो मित्र था, ये दोनों बाद में स्पेन में साथ ही पढ़े थे। तो ये जब रोने लगी तो अब ये बच्चा क्या करे, उसने तो बचपन से यही देखा है, ये क्या बोले। तो बहुत घबरा गया, पर बोला कि आप मतलब शांत रहें, रोए नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। ये बच्चा बोला। बोली तुम छोटे से, लेकिन वो जो उनके हस्बैंड थे वो बहुत इम्प्रेस हुए, और उन्होंने इसको बिल्कुल अपने बेटे की तरह दिल से माना। तो बोले कि बेटा अगर हम कभी नहीं रहे तो इसका साथ मत छोड़ना है, ये बहुत सीधी है। बोले कि अंकल आपको कुछ नहीं होगा, आप क्यों सोचते हैं, लेकिन उनको कैंसर हो गया था। और तो उसमें तय हो जाता है उसी वक्त। फिर बहुत सारा ट्रीटमेंट हुआ। ये मेरे यहाँ पहले आई, उनके सामने आती जाती थी, फिर वो रहे नहीं तो मेरे यहाँ आई, तो आके बोली कि मैं मेरी आज मेरी जिंदगी खाली है, मैं खाली हूँ, मैं अकेली हूँ। हमने इनको हक किया, मेरे गले लग के रोई, हम भी बहुत रोए। मैंने कि नहीं रोइए, लेकिन आप एक बात समझिए, ना आप खाली हैं ना आप अकेली हैं, कुछ भी खाली नहीं है, ये घर आपका है। और जब तक मेरी सांसें चलेंगी आप मेरे साथ रहेंगी, और अगर मैं नहीं रही तो मेरा भरोसा है, यकीन करती हूँ कि मेरा बेटा आपका साथ देगा, आप मेरे साथ रहेंगी। ये उस दिन से मेरे साथ ही है। आपके साथ ही रह रही है। हालांकि जी जी जी, आज तो 10 12 साल हो गए रहते हैं। बिल्कुल, बल्कि आप समझिए जैसे हमने अभी घर खरीदा, तो इनको चॉइस दी कि आप पसंद करें, जो आप कहेंगे वही लेंगे। मतलब देखिए, आप अगर किसी को प्यार कर रहे हैं, ये एक प्यार है। आप किसी को अगर प्यार कर रहे हैं तो उसमें ईमानदारी तो बरतिए।
ये ठीक है कि साथ रहते हुए थोड़ी सी तो बेटे से भी हो जाती है, थोड़ी सी आपसे, मुझसे, किसी से भी, लेकिन उसके माने ये नहीं कि हम उनको उनकी इज्जत को उतार दें या कुछ, कभी नहीं कुछ कहते हैं। उन्हीं की ज्यादा चल जाती है। और हमने इसको एक दिन बिठा के समझाया कि देखो बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं, एक बार को तुम हमको इग्नोर कर दोगे तो हमें उतना पिंच नहीं होगा। ये क्योंकि तुमको बेटे की तरह से मानती हैं और तुमने इनको इग्नोर कर दिया तो इनको लगेगा कि मैं क्योंकि इसकी माँ नहीं थी तो इसने मुझे कुछ नहीं किया। तो तुम बेटा इनका ख्याल हमसे ज्यादा रखना, चाहे हमारा हर्ट हो जाए कुछ। बोला ठीक है। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आती है, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। आप देखना चाहेंगे इनको? हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर एक देखना सेकंड, चाहेंगे, आपसे एक सेकंड मिलवाइए ना। इतना मीरियम, प्यारा खूबसूरत। मीरियम, come on, please come here. My friends want to see you. हाँ, पता उनको नहीं कोई कैसे प्रॉब्लम ना नहीं हो तो। आप नहीं, प्रॉब्लम अगर ड्रेसअप नहीं होंगी तो मुश्किल है, ड्रेसअप होंगी कोई तो आ दिक्कत जाए। नहीं। दे वांट टू सी यू, माय फ्रेंड्स, कम हियर प्लीज। साथ में, हाँ। हेलो, हाय, हाउ आर यू? बात कर रही हूँ। Ay, हाय, मेरे no, es que está aquí con la cámara de la señora. Bye. बाय वो बाय। स्पेनिश बोल रही हैं। हाँ, आप समझ रहे हैं, थोड़ा कॉन्शियस हो रही, वो कोई बात जिससे नहीं। बात कर रही थी उनको कह रही थी कि अभी तुम लोग जाओ, मैं कैमरे के आगे हूँ, उसको ये बोल रही थी। तो इनके साथ तो स्पेनिश में भी समझने लगी हूँ ना, तो जो जी जी, कहती हैं, ये मेरी चलिए, बहन लगती हैं। ये आपका खूबसूरत सा रिश्ता यही बना रहे। आपके बेटे ने आपको बहुत सपोर्ट किया ना? बेहद, वो इस लाइन में उसी ने भेजा। और जैसे एक बार मैं मुझे बुलाया गया और वहाँ छोटी एक, अब जैसा वो कहते हैं कि मिस्टेक हुई, लेकिन मेरी नजर में कोई मिस्टेक नहीं थी। उन लोगों ने मेरा वीडियो काट दिया, तब उससे मैं बड़ी हर्ट हो गई और मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने कि मुझसे इतनी गलती हुई जो इन लोगों ने ऐसा कहा मुझको। तो मैं एक 2 साल लगातार ऐसा ही मेरा रहा। वो लोग जानते भी नहीं इस चीज को, लेकिन कुछ दिन तो मैं खामोश रही, लेकिन फिर भी मैंने लिखना बंद नहीं किया। जो जिसको कुदरत ने दे दिया वो तो लिखेगा ही। जी। तो हम तो, बहुत हमेशा, जी तो अब बेटे ने आपको इस डिप्रेशन से निकाला ना? उसने हाँ, आपकी उसने हौसला मुझे अफजाई। डिप्रेशन से हाँ, उसने मुझसे ये कहा कि देखिए ये संसार है, ये जमाना है, ये किसी को खुश नहीं देख सकता है। और संसार ये, मैंने कि वो लोग अपने लोगों को पॉलिश करके आगे ले आते हैं, हमको तो मालूम नहीं है, हमको जैसा आता है हम चले जाते हैं। उनका फर्ज है, अगर आप इज्जत से बुला रहे हैं तो आप उस इज्जत की इज्जत रखिए। लेकिन वो लोग नहीं रखते हैं इस चीज को, वो अपनी दुनिया देखते हैं। और ये, बल्कि दीप्ति जी, ये तो बहुत करप्शन है इसके अंदर। एक बार मैं नई नई जब गई तो मैंने सुना लोग आपस में बातें कर रहे थे कि भाई कोई एक शायरा बताइए, वो देखने में कमसिन सी हो, खूबसूरत सी हो, और जरा गावा दे तो लोग जरा देख के मंच सजे जचे, ऐसा कुछ कुछ भेज दीजिए आप। तो मुझे उस दिन बड़ा हर्ट हुआ, मैंने कि ऐसे भी होता है। तो मैं बहुत डर गई, तो मैं और रूड हो गई। फिर मैंने नहीं, एक आध 2-4 लोगों ने मुझसे भी उल्टी सीधी बातें कही। आज भी फेसबुक पर एक लड़का, मैंने उसे ऐड किया, कम से हाँ, कम उसने ये समझ लीजिए कि 100-200 फिल्में एक साथ, मेरी वो पिक्चर मेरी एक साथ लाइक कर डाली, पर नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ। मैंने यार ये क्या है, कौन आ गया ये। जब मैंने देखा, फिर मैंने उसको स्टेटस अपडेट किया, मैंने कि नए बच्चों, तुम्हें अगर हाँ। हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो तुम ये मत करो, तस्वीरें लाइक मत करो, तुम ये देखो कि हम क्या लिखते हैं, वो देखो। और फिर उसको टैग कर दिया तो वो हमको ब्लॉक करके भाग गया। तो ये सारी चीजें हमको हमको बर्दाश्त नहीं होती। आप देखो ना, गजल बताइए, पढ़ो। चलते 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 कुछ सुना दीजिए। अच्छा, और जरूर। हम लोग कहाँ फ्री हो वहां गए हैं। देखिए, उसमें से कुछ लोग कुछ मांग रहे हो अगर। लोग तो देखिए, हम इसलिए कमेंट छोड़ देते हैं सब, हमें जी जी। लगता है जितनी बातचीत हो जाए। दिस इज योर बेस्ट शो, कृष्ण शर्मा जी बोल रहे हैं। अब हम लोगों के कमेंट्स पढ़ सकते हैं इस वक्त। जी जी जी, हमें बिल्कुल लगता बिल्कुल। मैं तो जरा गजल निकाल लेती हूँ। आर एल शर्मा जी ने कहा, ममता मिश्रा कह रही हैं आप दोनों स्ट्रांग वुमन को प्रणाम। अब आप जल्दी जल्दी भेज दो कमेंट्स तो हम पढ़ दें।
आभा दुबे कह रही हैं वज्रदापि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि। वाह, क्या बात है। पूजा कह रही है ग्रेट कन्वर्सेशन। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप सभी का तो बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग आपको जो है प्रणाम कह रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं आपको। तो बहुत बहुत आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। चेतन ये कह रहे चेतन हैं पांचाल जी, जी जी प्रणाम जी मैम जी। जी। तो ये एक मतलब 2 शेर मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखे जी, कि वो जब तलक भी रहा उसके आसपास विभा रहे। तिवारी कह रही है उर्मिला मैम आप बहुत साहसी हैं। चला गया, हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि वो जी, जब तलक भी रहा उसके आसपास रहे। वो वो जब जब तलक तलक भी भी रहा रहा उसके उसके आसपास रहे। वो जब चला ही गया उसके उम्र भर आसपास उदास रहे। रहे। वो जब हम्म, चला ही गया उम्र भर उदास रहे। आपको सुनाई दे रहा है? आज तो नहीं दे। हाँ। वो जब तलक भी रहा उसके आसपास रहे। वो जब चला ही गया उम्र भर उदास रहे। वो क्या समझता हमें उसकी क्यों जरूरत थी। बस एक वो ही न था कितने गम शनास रहे। और हाँ, आखिरी शेर है इसका कि बताते कैसे उसे दिल पे क्या गुजरती रही। बताते कैसे उसे दिल पे क्या गुजरती रही। हम उसकी याद में किस दर्जा बदहवास रहे। वो जब चला ही हाँ, गया उम्र भर उदास रहे। और एक ये आपको मैं सुनाना चाहती हूँ, एक हिंदी का 4 लाइन। कुद्दूस सलमानी कह रहे हैं माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक है ये मन सो स्थित प्रज्ञ है। हाँ, हिंदी। एक है ये मन सो स्थित प्रज्ञ है। कर्म समिधा और जीवन यज्ञ है। वाह, कर्म समिधा और जीवन यज्ञ है। सब ही है अनुसार जीवन चक्र के। सब ही है जीवन, सब ही है अनुसार जीवन चक्र के। सर्वथा अनुभूत भी सर्वज्ञ है। कर्म समिधा और जीवन यज्ञ, 4 लाइनें हैं। और कहिए तो कुछ और सुना दें। एक अब ये हम जो हाँ, समय ये जो हुआ चाहता जी जी बिल्कुल, आप हमको बता देंगे तो हम वहीं खत्म कर देंगे। है ये जी। जो लड़के सब उल्टा सीधा बोलते हैं, हाँ, बड़ा आते हैं, अरे हम लोगों की उम्र नहीं देखते हैं और आशिकी झाड़ते हैं, उनके लिए जो है ये आशिकी कि इश्क उम्र नहीं देखता। जी जी ना, हाँ वो सही बात इश्क कह उम्र रही हैं नहीं आप। देखता। हाँ, तो हाँ। फिर जी। जिंदगी के खम अभी देखे कहाँ। जिंदगी के खम अभी देखे कहाँ। जिंदगी के अनीता जी बहुत शुक्रिया। जिंदगी के हम अभी देखे कहाँ। एक जरा टकराओगे गश खाओगे। बगैर मतलब की गजल है। एक जरा टकराओगे गश खाओगे। जितने भी हम बच गए हैं खूब है। तुम कयामत देख कर डर जाओगे। वाह, तुम कयामत देख कर डर जाओगे। गो की तूफानों की रंगत देखकर। गो की तूफानों की रंगत देखकर 10 दफा चकराओगे बल खाओगे। और आखिरी शेर है कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन के हो मियाँ हम तलक पहुंचे भी तो मर जाओगे। चलिए साहब, बहुत अच्छा है। इसी के साथ बहुत उर्मिला बहुत जी, बहुत 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 थैंक यू। आप आई, आपने वक्त दिया, अपना और अपने मुझ विचार, अपनी बातें हम लोगों के साथ शेयर की। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपकी। तो दोस्तों, ये थी उर्मिला माधव जी, एक बहुत मुखलिस शख्सियत, जैसी हैं वैसी हैं। आप लोग को मिलके अच्छा लगा होगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि वो लोग आपके सामने आए, आप उन्हें जाने जिन्होंने जिंदगी को एक बड़े हौसले के साथ जिया है। और सिर्फ जिया ही नहीं है, वो उस मंजिल तक पहुंचे भी हैं। अ, बस ये कहीं से आपको कुछ मिले, कहीं आप कोई प्रेरणा ले सको, कोई हौसला ले सको, कुछ सीख सको, आपको कुछ अच्छा लगे, आपको कोई आनंद मिले, तो बस इतना सा ही एक प्रयास है। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे जब जब कुछ होगा। थैंक यू।
हम्म।